सब्जेक्ट का ऐसे ही आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, कल हम लोग जो बता चुकी थी कि एएनयू बच्चों का एग्जाम है, वाईवीयू बच्चों का एग्जाम है, तो एज सुन एज पॉसिबल हमें कोर्स को कवर अप करना है। एंड उसके बाद कुरुक्षेत्र बच्चों का ओनली क्लासेस रहेंगे, तो कुरुक्षेत्र बच्चे उसके बाद पढ़ेंगे। ओके, तो देखो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ नेचुरल एंड द सोशल साइंस, देन हिस्ट्री भी है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल साइंस एंड द सोशल स्टडीज। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ये वर्ड्स में कि सोशल साइंस क्या है, सोशल स्टडीज क्या है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू वेरियस सोशल साइंसेस। ये जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी लिखा गया है ना, तो ये हो सकता है कि एम ऑफ सोशल साइंस, एम ऑफ सोशल साइंस भी वहां पे बोल सकते हो, बिकॉज सोसाइटी को लिंक्ड अप करने के लिए सोशल साइंस में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, नेचुरल साइंस के बहुत सारे पार्ट्स भी रह चुके हैं, एंड इट इज कनेक्टेड विद एवरी साइंस पार्ट। तो सोशल साइंस इज द ब्रॉडर वन। ठीक है, सबसे बड़ा है सोशल साइंस ऑल साइंसेस में। तो पहला देख लो। ठीक है, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस, तो क्या लिखना है? Now, natural science is a branch of science and it concerned with the description, prediction and understanding of natural phenomena. First तो phenomena क्या है? So any kind of theory जिसको हम prove करके देखते हैं with evidences, that is called phenomena. मतलब वो phenomenon word से आया है जिसको prove करना पड़ता है, और it is existed in the society, existed within the environment. Okay, so natural science मतलब nature का science, प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति विज्ञान जो बोलते हैं हम लोग, तो ये एक साइंस का ही पार्ट है। ये कंसर्न्ड, ये किसके साथ जुड़ा है ना? डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णना, प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, या क्या हो सकता है। जस्ट लाइक इफ यू नो अबाउट सुनामी, आप जानते हैं सुनामी क्या है, टॉर्नेडो क्या है। तो आज का जो मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक क्लाइमेट डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेदर फोरकास्टिंग करके ये पता कर लेते हैं कौन सा एरिया में स्टार्ट हो रहा है, ऑरिजिन क्या है और कहाँ पे एंडिंग होगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिला ना? बेनिफिट मिला कि वहां के लोगों को हम अलग जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उन जैसा जो एक्सीडेंट पॉइंट था उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बस इतना प्रोटेक्शन। तो दैट इज ऑल्सो प्रेडिक्शन, कि हमें अगर कुछ चीज पहले से पता है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। 100% ना सही, बट 50% तो कम हो जाएगा। तो दैट इज अ प्रेडिक्शन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फेनोमेना, नेचर को समझना, नेचर के डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को समझना, ये भी है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल एंड एम्पायरिकल एविडेंस। तो ये दो वर्ड को समझो। ऑब्जर्वेशनल मतलब जिसको हम पूरा डे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे आप किसी पर्सन को देखते हो तो उसको क्या जज करते हो कि ये कैसा है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसका जेस्चर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। तो उसके बेसिस पे इट इज ऑब्जर्वेशनल, मतलब आपने पूरा दिन अवलोकन किया, हिंदी में अवलोकन बोलते हैं, और उसके माध्यम से आपने एक पूरे पॉइंट को लिखा कि हाँ मैंने इतना ऑब्जर्व करके देखा है। और एम्पायरिकल एविडेंसेस कहते हैं। एम्पायरिकल मतलब ऐसा सच, ऐसा एविडेंस जिसको एक बार प्रूव करो तो जो आंसर आएगा, कोई और जगह जाके भी प्रूव करो तो सेम आंसर आएगा। तो दैट इज अ एम्पायरिकल वैल्यू और एविडेंस। अब देखो, जैसे नेचुरल साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। नेचुरल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब नेचुरल साइंस में दो पार्ट आए, मतलब लाइफ साइंस तो आएगा ही, उसके साथ फिजिकल साइंस आएगा। एंड पता है, सोशल साइंस में लाइफ साइंस का भी रोल बहुत है और फिजिकल साइंस का भी रोल बहुत है। एंड सोशल साइंस एक नेचुरल साइंस में सबसे बड़ा साइंस है। ठीक है, नेचुरल साइंस में सबसे बड़ा साइंस है आपका सोशल साइंस। अब लाइफ साइंस क्या होता है ना, जो डील करते हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से, जैसे कि लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स कैसे हैं, जीवित हैं, तो वो उनका अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इसको रिलेट करते हुए, सोशल साइंस में भी आप लोग पढ़े हैं। कौन सा वर्ड है, जैसे कि आपके हो गए इकोलॉजी, या फिर आपका एनवायरमेंट का इफेक्ट, और डिफरेंट काइंड ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल्स। देन आप पढ़ते हैं पॉपुलेशंस के डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स, देन फूड वेब, फूड चेन, बहुत कुछ आता है। तो लाइफ साइंस इट इज ए बायोलॉजिकल साइंस जो कि डील करता है लिविंग बॉडीज के साथ। ठीक है, वो मे बी प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ डीलिंग करता है। अब देखो आगे चलते हैं कि फिजिकल साइंस है क्या ना मैम। फिजिकल साइंस होता है दैट इज रिलेटेड टू मैटेरियल, मतलब सराउंडिंग में जो चीज़ है मैटेरियलिस्टिक है उसके साथ जुड़ा है।
कभी कभी ये होता है क्या, मतलब हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वी आर लिविंग, बट फिजिकल साइंस में जो चीज़ों को आप टच कर सकते हैं उसको फिजिकल बोला जाता है। लाइक आप फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री भी काउंट कर सकते हैं, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी भी ले सकते हो, मतलब एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पे आएंगे। अर्थ साइंस भी आएगा, मतलब जियोलॉजी, दैट इज नॉट जियोग्राफी, जियोलॉजी, अर्थ साइंस में जियोलॉजी भी आएगा। अभी देखो, पहला मैंने बोला था कि जब भी नेचुरल साइंस के बारे में लिखना पड़ रहा है, मतलब साइंस के बारे में लिखना पड़ेगा। व्हाट इज साइंस, तो आपको एक्स्ट्रा मैंने साइंस के नोट्स दिए थे। व्हाट इज साइंस, साइंस वर्ड कहाँ से आया है, दैट इज द लैटिन वर्ड साइंसिया और सेरा, ऐसा वर्ड सब मैंने पूरा नोट्स बना के आपको दिया था, उसको रीड करिएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन है, ये भी करने से चलेगा, वो भी करने से चलेगा, तो देख लेना, जो ठीक लगे वो करना। ठीक है, एग्जाम खराब नहीं करना है। 40 मार्क्स का पेपर है फॉर ANU, मतलब आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, YVU, योगी वेमना यूनिवर्सिटी, आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, मतलब आंध्र के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ये पेपर 40 मार्क्स का है। आउट ऑफ 50 आप 40 अटेंड कर रहे हो, 10 तो आपका इंटरनल है। कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए ये 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आप 80 अटेंड करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी फॉर एवरी ईयर। ठीक है, तो अब आप लिख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ साइंस क्या है। तो साइंस रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान। अच्छा, नॉलेज ले रहे हैं, कौन सा डोमेन ओपन होगा जल्दी, विच वन, विच डोमेन, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्नोसियो वर्ड से आया है, कॉग्निटिव डोमेन दैट इज टू नो। तो अगर इसको मैंने बोल दिया कि ये कोई चीज को जानने को बोल रहा है, कि ज्ञान लेना है, तो साइंस भी तो वही चीज लिख रहा है, एक्वायरिंग नॉलेज। तो एक्वायरिंग नॉलेज मीन्स क्या हो गया, टू नो। ठीक है, टू नो और नॉलेज, दैट इज अ साइंस। या वर्ड का मतलब भी होता है टू नो और नॉलेज। अच्छा, साइंस किस पे डिपेंड करता है पता है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हम तर्जमा करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम चेक करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चेक करना। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो इट इज ऑल अबाउट द लॉजिक, how to use in the field, or how to work with that, or what are the elements, what are the functions of the elements, what are the relationship between the different variables, etc. अगर मैं हिंदी में बोलूं, आपके साइंस में लॉजिक या तर्क लगाए जाते हैं। तो तर्क भी दो तरह का होता है। एक होता है जहाँ पे आप नॉर्मल रीजनेबल तर्क को लगाते हो, दैट इज आप कोई चीज का कारण देखना चाहते हो। और एक तर्क होता है जहाँ पे आप छोटे छोटे पॉइंट्स में पहले डिवाइड करते हो, उसके बाद उसका कारण देखना चाहते हो। सो साइंस बोलता है कोई भी चीज को जो छुपा हुआ हो, हिडन हो, या फिर जो भी दिख रहा हो, उसको एग्जामिन करो, इन्वेस्टिगेट करो। तो दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स इन द नेचुरल फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट जो हमारे सराउंडिंग में है, और विद इन आवर बॉडी। कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर भी एक एनवायरमेंट है, याद रखना, देयर आर टू काइंड ऑफ एनवायरमेंट, वन इज प्रेजेंट सराउंडिंग योर बॉडी, अनदर वन इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, विद इन योर बॉडी। ठीक है, आप जो भी खाते हो, जो भी पहनते हो, जो भी करते हो, मतलब इवन आप खुद को रेडी भी कर रहे हो, तो वो आपका इंटरनल बॉडी है जो हैप्पी हो जाता है, मतलब आपका सोल। ठीक है, तो ये सब कुछ जो साइंस है, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, पेडागॉजी, ये सब जुड़े हुए हैं। चलो, क्या बोलते हैं कि हम दो टाइप के एनवायरमेंट को जज करें। चलो आगे देखते हैं, कौन है भाई, चलते हैं। साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस क्या है, बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। ये आर्ट्स नहीं है, साइंस है। आर्ट्स मीन्स होता है स्किल, एंड कोई पर्सन अगर स्किल नहीं जानता तो वो साइंस कर ही नहीं सकता। सो विच वन इज द बिगर वन, आर्ट्स। ठीक है, बहुत पर्सन्स को लगता है कि साइंस बड़ा है, साइंस लॉजिकल है, तो सब कुछ। अरे वो लॉजिक सबके द्वारा नहीं होता है ना, सब फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। तो उसको फॉलो अप करने के लिए स्किल चाहिए। कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा वो कौन बोलेगा, आर्ट्स बोलेगा। सो जब भी आप पढ़ाई करते हो, आप दो चीज करते हो, आर्ट्स भी लगाते हो, साइंस भी लगाते हो। तो आर्ट्स है स्किल, साइंस है आपके लॉजिक। ठीक है, जब हम टीचिंग देते हैं तो हम दोनों चीज का व्यवहार करते हैं। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्या ना, साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज, जो भी नॉलेज रहेगा उसको हम सिस्टम में सजाते हैं, एक के बाद एक। साइंस रेफर्स टू ए हाईली स्किल्ड टेक्निक और प्रैक्टिस। मैंने अभी बोला साइंस क्या है,
स्किल है या टेक्निक है, अच्छा आर्ट स्किल है बट उस स्किल को हाईली यूज करना है तो वो साइंस बनेगा, प्रैक्टिकली यूज करना है तो वो साइंस बनेगा। ठीक है, क्योंकि साइंस में टेक्निक का जरूरत पड़ता है और टेक्निक लॉजिक से ही आएगा, टेक्निक लॉजिक से ही आएगा। तो लॉजिक को यूज करना है प्लस स्किल के साथ तो वो साइंस बन जाएगा। ठीक है, साइंस इज एन ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये वर्ड्स तो आपको याद ही रहेंगे। क्या क्या बोला ना, साइंस ऑब्जर्वेशन भी है, मतलब कोई एक चीज को आप यहाँ पे ना कॉपी नहीं कर सकते, साइंस में कोई चीज कॉपी नहीं होता, साइंस में खुद एविडेंस ढूंढने पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन, उसका परिचय निकालना, डिस्क्रिप्शन, उसको वर्णना करना। ठीक है, फिर क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेशन, तर्जमा करना। तो इन नेचर इतना है। तो एक डेफिनेशन, लेमैन ने क्या बोला, ये आपका डेफिनेशन है तो कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लेमैन, अकॉर्डिंग टू लेमैन। ठीक है, ऐसा लिखोगे। तो साइंस इज अ बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। साइंस में क्या रहता है ना, बहुत सारा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रहता है जिसको हम अरेंज करते हैं, बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बोला गया। साइंस क्या है ना, साइंस ऑब्जर्वेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, इन्वेस्टिगेशन, प्लस प्लस साइन दे देना। ठीक है, देखो साइंस ना तीन फोल्ड में आता है। अगर मैं कोई एक पेपर को तीन फोल्ड कर देती हूँ, थ्री फोल्ड में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट फोल्ड में रहेगा बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड फोल्ड में मेथड्स क्या रहेंगे, मतलब किस मेथड्स के थ्रू मैं साइंस को स्टडी कर सकती हूँ, इंक्वायर कर सकती हूँ, इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ। एंड द थर्ड पॉइंट इज एटीट्यूड। एक जो साइंस पढ़ते हैं और जो रिसर्च करते हैं, साइंस ये जो हम लोग पढ़ के आए हैं ये वाला साइंस नहीं बोल रही हूँ मैं, साइंस को पढ़ना, लॉजिक लगाना, लाइफ में यूटिलाइज करना, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, साइंटिफिक एटीट्यूड, हर एक पार्ट में लॉजिक लगा के एविडेंस ढूंढना, वो एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, कि कुछ नहीं आ रहा है हम करेंगे, हम ट्राई करेंगे। आई थिंक साइंस जो लोग लेते हैं उनको कभी हार नहीं मानना चाहिए, ऐसे में कभी भी लोगों को हार ही नहीं मानना चाहिए, बट साइंस जो लोग लेते हैं उनको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लोगों का मतलब पॉइंट्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो लोग एविडेंस देते हैं। समझ में आए? तो इंसानों को, हम लोग बचपन से साइंस पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग हर एक बच्चा साइंस पढ़ के आया है बचपन से, और उनको पता होगा कि साइंटिफिक एटीट्यूड अलग होता है आर्टिस्टिक स्किल्स से। तो आर्ट स्किल्स है, साइंस लॉजिक है। तो साइंस को हम तीन पार्ट में देख सकते हैं। अगर एक लेमैन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया ना, इट इज ए साइंटिफिक, इट इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंस इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बोला गया तो साइंस इज अ मेथड बाय विच हाइपोथेसिस आर टेस्टेड। हाइपोथेसिस क्या है ना, हाइपोथेसिस जस्ट लाइक एक स्टेटमेंट है जिसको मैं एग्जामिन करके ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब प्रूफ कर सकता हूँ कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि सनसेट होता है, सनराइज होता है, आप उसका प्रूफ नहीं देखोगे क्या, खुद ऑब्जर्व करेंगे, सुबह उठेंगे देखेंगे, जब मुझे लग गया कि हाँ सन सही में राइज कर रहा है, सेट कर रहा है, तो हाँ ये हाइपोथेसिस, मतलब ये जो स्टेटमेंट था संपूर्ण सही है, ये बोला गया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा पॉइंट। फिर क्या है फिलोसोफर के अकॉर्डिंग, फिलोसॉफी वाला तो ऐसा था कि लव ऑफ विजडम है, दैट इज द, हम नॉलेज गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे, जितना मैक्सिमम नॉलेज होगा हम लेंगे। तो साइंस इज अवे द ट्रूथफुलनेस ऑफ नॉलेज। ये जो फिलोसोफर बोलते हैं वो बोलते हैं साइंस ऐसा है जो आपको नॉलेज से ट्रूथफुलनेस को दिखाता है और उससे आपको दूर करते रहता है कि और ढूंढो और ढूंढो। लोग सोचेंगे दूर करना मतलब हो गया कि सेपरेट कर दिया ना, और ढूंढने के लिए देता है। ठीक है, वो प्रूफ चाहता है, हमेशा प्रूफ चाहता है। तो वो नेचर ऑफ साइंस क्या था ना, साइंस इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज वेयर नॉलेज एंड फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर। साइंस क्या है ना, सिस्टम ऑफ नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज एक साथ मिल जाएगा और वो भी अरेंज्ड फॉर्म में, एक के बाद एक चीज अरेंज्ड है। वेयर द नॉलेज एंड फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर, जहां पे नॉलेज एंड फैक्ट्स, सुनो पहले आएगा रॉ डेटा, पहला जो आता है डेटा वो रॉ है, उसके बाद उसको जब सजा देते हैं तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जब मीनिंगफुल हो जाए, मतलब उस इंफॉर्मेशन का स्टेटमेंट को हम मीनिंगफुली प्रूव कर सके तो वो बनता है नॉलेज। और नॉलेज के लिए जो एविडेंसेस हमने लगाए वो है फैक्ट्स, वो है फैक्ट्स।
तो ये सब रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। फिर साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, जस्ट लाइक इट इज ए लर्निंग ऑल्सो, क्योंकि हम लोग सीखते हैं तो लर्निंग भी बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस होता है। दोनों प्रोडक्ट क्यों ना, एंड रिजल्ट मिलेगा, एंड में रिजल्ट मिलता है। प्रोसेस क्यों, प्रक्रिया नहीं लगाओगे तो कैसे काम करेंगे, प्रोसीजर, प्रोसीजरल फॉर्मेट, इंस्ट्रूमेंटेशन, सब कुछ लगेगा यहाँ पे। फिर साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड लर्निंग, सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे हैपोसेट पढ़ लेंगे तो हैपोसेट नहीं होता है, साइंस सिस्टमेटाइज्ड लर्निंग होता है। साइंस एडप्ट्स, क्या कहते हैं ना, साइंस एडप्ट्स साइंटिफिक मेथड, साइंस क्या एडप्ट करता है ना, साइंटिफिक मेथड को एडप्ट करता है। साइंस में वैलिड पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी में कंफ्यूज मत हो जा। मैं एक वर्ड दे रही हूँ, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बोल रही हूँ मैं, मुझे बताओ रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, इनमें से कौन सी चीज को बार बार प्रूव करे तो आंसर सेम आएगा, चलो मैं हिंट दे दी, रिलायबिलिटी। और कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सही है और उसका एविडेंस सेम ही चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वैलिडिटी। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के लिए और एक वर्ड क्या दिया है बताओ, कंसिस्टेंसी, याद रखना, ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी वर्ड सेम है, कहीं पे अगर रिलायबल वर्ड नहीं दिखेगा तो कंसिस्टेंसी वर्ड से चल जाएगा। चलो, तो साइंटिफिक मेथड्स क्या होने चाहिए ना, वैलिड भी होने चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव। हमेशा याद रखो साइंस डिपेंड करता है छोटे से छोटे पॉइंट पे, तो वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे जाता है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट जब जुड़ जाएंगे मतलब प्लस 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 होते जाएगा तो सब्जेक्टिव बनेगा, बड़ा बनेगा, उससे पहले ये छोटा ही रहता है। साइंस इज बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो लोग साइंस को और ज़्यादा सीखते हैं, मतलब पूरा एविडेंस में घुस गए, प्रोसीजर में घुस गए, ऐसा होता है ना, तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा मेन वैल्यू क्या है, हमारे अंदर कुछ एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्यों है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, हमारा सोल क्या चाहता है, हमारा बॉडी ओल्ड हो रहा है बट सोल यंग है बहुत ज़्यादा। जब आप 100 के भी हो जाओ या 90s के भी पीरियड में रहो फिर भी आपका सोल यंग ही रहेगा, सोल का एज नहीं होता, ठीक है। सोल का एक डेफिनेट वेट है, बोला गया है 22 ग्राम्स एज पर द साइंटिफिक प्रूफ। और सोल हमेशा जब किसी का डेथ होता है तो सोल निकलता कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से, रूल है उसके, कुछ कुछ ये इसके एविडेंसेस हैं, बट बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे तब जाके ये एविडेंसेस आपको बता पाएंगे हम लोग, कुछ मूवीज में भी दिखाया गया है बट उसका कंसेप्ट बाद में देखेंगे। तो ये सारे जो चीजें हमने किया तो ये सारे वर्ड्स लॉजिकल हैं, इसके पीछे का कुछ एविडेंसेस रहेगा, 10-12 बुक्स होंगे जिसको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इससे हम क्या जाने ना, खुद के बारे में जानते हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, और इससे हम सेल्फ एस्टीम भी गेन करते हैं, मतलब आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है कि आगे बढ़ने का। साइंस इज अ ब्लेंडिंग, ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड, ब्लेंडर, मिक्सअप, ओके, लॉजिक एंड इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन, सॉरी इमेजिनेशन, हम यहाँ पे अपना इमेजिनेशन भी लगाते हैं। वो एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं हमेशा, अरे पहले कौन आया, मुर्गी आया कि अंडा आया, तो हमेशा सबको कंफ्यूज करते हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया, जो अंडे में जो शेल बनता है, कवर है, उसमें जो प्रोटीन चाहिए वो मुर्गी के बॉडी से ही बनेगा, तो पहले मुर्गी आना अनिवार्य है फिर ही अंडा आ सकता है, तो ऐसा कुछ प्रूव किया गया, बट आई डोंट नो बिकॉज मैंने प्रूव नहीं किया, ठीक है। तो एक मैंने बोला इमेजिनेशन वेस्ट, हमारे माइंड में लाखों ख्याल आते हैं और उनमें से हम एक दो को स्ट्राइक करके उसी पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, लॉजिक लगाते हैं। तो साइंस इज डिमांड्स एविडेंस, साइंस क्या डिमांड करता है, एविडेंस चाहिए। साइंस स्टडी डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द पीपल्स, साइंस का जो स्टडी है ये क्या डेवलप करता है ना, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। साइंस इज डायनामिक, मतलब चेंजेस, चेंजेस आते रहते हैं साइंस में, ऑलवेज रेगुलरली चेंजेस आते हैं। साइंस प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, ये बोल चुकी हूँ आपको पहले भी, साइंस आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक पहले ना एआई नहीं था, नाउ इट इज एआई is important. So AI is also a part of science because science include techniques and science से ही derived होता है कंप्यूटर, so that science अगर नहीं होगा तो AI भी नहीं आएगा क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रूव करने के लिए AI, चार्ट जीपीटी, जेमिनाई,
जो आप लोग यूज कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आजकल का टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंप्यूटराइज फॉर्म में सब कुछ डाटा हम रखते हैं स्टोर करके आजकल, और पेपर पेन में यूज नहीं होता है, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ों को हम पेपरलेस कर चुके हैं हम लोग, कंप्यूटराइज फॉर्म में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उसको अपडेटेड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कितना छोटा छोटा कर दिया गया पहले ड्राइंग में। साइंस इज नेचुरल, साइंस इंक्वायरी बेस्ड है, वैलिडिटी बेस्ड है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड, रिलायबिलिटी बेस्ड, ऑब्जेक्टिविटी, प्रेडिक्शंस, रिफ्लेक्शंस, परपोसिवनेस। अच्छा, उसी को हम यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या है ना, इट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। ये मेथड ऑफ इंक्वायरी है, यहाँ पे हम इंक्वायरी करते हैं, बहुत सारे इंक्वायरी होता है और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स है। और डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जब आप लोग अगर एमएड करोगे, मास्टर्स करेंगे, तो उसमें आप लोग फिर से पढ़ोगे, बिकॉज उसी में मेंशन होता है एक पेपर जो अभी के लिए इंक्लूड हो रहा है, दैट इज अ रिसर्च मैथडोलॉजी। और रिसर्च मैथडोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसेस टेक्निक्स के बारे में मेंशन होता है। जस्ट लाइक देयर आर टू काइंड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एज पर द सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। अच्छा, प्राइमरी क्या होता है एक लाइन में मैं आपको बोलती हूँ। प्राइमरी वो होता है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कलेक्ट किया और स्टोर किया, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आप खुद से जाएंगे उस पॉइंट पे और डाटा को कलेक्ट करके लाएंगे, आप खुद से जाएंगे उस पॉइंट पे और डाटा को कलेक्ट करके लाएंगे, तो वो हो जाता है आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, प्राइमरी, प्राथमिक। द्वितीयतः मतलब आपके सेकेंडरी डाटा ये होता है कि सपोज मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रेजेंट देयर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, बट आई एम सेंडिंग माई को वर्कर और एनी अदर पर्सन फ्रॉम माई साइट, एंड वो कलेक्ट करके लाएगा। मतलब जैसे भी मान लो कि मैं कोई मूवी नहीं देख रही हूँ, बट मुझे उस मूवी से डाटा चाहिए, तो मेरे कोई फ्रेंड ने अगर मूवी देखा है तो मैं उसको पूछूंगी, अरे मूवी कैसा था, बताना, कौन कौन थे, कैसा था। तो मैंने वहां से डाटा कलेक्ट किया। तो मैंने डायरेक्ट जब नहीं किया, इनडायरेक्ट किया, तो इसको सेकेंडरी बोला जाएगा। तो होता है ना, कभी भी एक थॉट 10 लोगों के बाद अगर सुनते हो वो चेंज हो जाता है। जब आप पहले बार सुनते हो तो वो अलग पॉइंट में रहता है, और जब वो 10 लोगों के बाद या फिर 2-3 लोगों के बाद ही इंफॉर्मेशन को लोगे वो चेंज हो जाता है, तो वो पॉइंट पे है। ठीक है, द नॉलेज कैन बी प्रूव्ड, यहाँ पे जो नॉलेज रहता है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन। रीजनिंग मतलब तर्क लगाना, रिफ्लेक्शन मतलब शो करना, दिखाना। ठीक है, और एक बात बोल देती हूँ, आप लोगों का क्लास अगर 6:30 या 6:40 में स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग ऑन टाइम आया करिए। ठीक है, अदरवाइज अगर लेट कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज रीजन ये है, आप लोगों को 10 बार ज्वाइन करवाने के लिए टाइम जा रहा है। ठीक है, ये आपका टीचिंग है नहीं, तो वहां पे हम लोग बार बार स्क्रीन पे जाके हट के फिर ज्वाइन नहीं करवा पा रहे। तो ये थोड़ा सा याद रखो कि थोड़ा सा ऑन टाइम आया करिए, और अगर काम है तो क्लास के बाद जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगा तब देखा करिए। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन। इट इज एम्पायरिकल इन नेचर, अभी बताई थी, एम्पायरिकल मतलब जिसका एविडेंसेस कहीं पे भी चले जाओ उसका एविडेंस सेम ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उड़ीसा में है, उसका एविडेंस जो होगा, अगर आप दिल्ली भी चले जाते हो सेम ही आंसर आएंगे। तो एम्पायरिकल इन नेचर है, उसका एविडेंस एम्पायरिकल है, यूनिवर्सल है, ऐसा बोलो। इट मेक्स प्रेडिक्शन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन। इट इज प्योर, इट इज फॉर्मुलेटेड, इट फॉर्मुलेट्स लॉ होगा, इट फॉर्मुलेट्स लॉ, ये लॉ बेस्ड है, लॉ बना सकता है। वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब छोटे छोटे पॉइंट से देखेगा। ठीक है, रिलायबिलिटी बोल चुकी हूँ, अगर एक आंसर को मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं, जो आंसर रिजल्ट आया उसका, जो आंसर दिया था उसका रिजल्ट जो आया, अगर 6 महीना बाद भी सेम ही चेक करते हो, सेम क्वेश्चन पेपर का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट सेम ही आएगा। मतलब कभी भी वो एग्जाम कर लो, आंसर सेम ही आएगा, तो वो रिलायबल है। वैलिडिटी एक सर्टेन पीरियड तक ही रहता है, उसका एक डेफिनाइट पॉइंट या टाइम पीरियड होता है, और वो डिपेंड करता है कुछ वैलिड पॉइंट्स के ऊपर। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कंट्री में, आजकल डेवलप हो रहा है। साइंस इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज इट एडवांसेस आवर लाइफ, ये एडवांस कर रहा है हमारी लाइफ में। इट डील्स विथ न्यू क्रिएशन, ये किसके साथ डीलिंग करते हैं, नए नए क्रिएशन, इनोवेटिव आइडियाज, इन्वेंशन,
नए नए चीज़ों का डिस्कवरी ये होता है। इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट फील्ड्स, इसका इम्पैक्ट डिफरेंट फील्ड्स में है। जस्ट लाइक इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे है, इसके इम्पैक्ट एग्रीकल्चर फील्ड में है, हेल्थ में है, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ फील्ड है उसमें, होम होम में जितने भी गैजेट्स या फिर जितने भी अप्लाइंसेस आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब साइंस का ही देन है। प्रोडक्ट बनाना, कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट बनाना, इंडस्ट्रीज में हैवीली यूज होता है साइंस, वेलफेयर में भी आपका यूज होता है। साइंस ऑल्सो डील्स विथ ह्यूमन एनवायरमेंट एंड अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखो स्कोप ऑफ साइंस। सो फिजिक्स, मतलब स्कोप ऑफ साइंस का मतलब होता है ना कि सोशल साइंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं या फिर उसका रिलेशन क्या है अदर सब्जेक्ट के साथ, उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ साइंस। दैट इज हम हर एक साइंस के बारे में लिख रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल पर्पस, जहाँ पे हम मैकेनिक्स, मैकेनिज्म, प्रोसीजर और मशीनरी एक्टिविटी इसके बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इन डिफरेंट रिएक्शन। जो देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिकल्स होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्रोसेस। अभी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कितने रेंज में लेना है, कौन सा नॉर्मलिटी, मोलालिटी, बहुत कुछ वर्ड्स हैं उसके, और उसके बेसिस में हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। जो एंडरगोनिक रिएक्शन और एक्सोगोनिक रिएक्शन बहुत सारे हैं, मतलब कुछ रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होता है, कुछ रिएक्शंस में एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। देन नेक्स्ट, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट अप योर माइक फर्स्ट। माइक ऑफ करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, माइक ऑफ करिए प्लीज। देन एस्ट्रोनॉमी क्या है ना, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स, तारामंडल, नक्षत्र, जो भी है, हम लोग पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, उसके अरेंजमेंट्स, उसके मूवमेंट्स, सब कुछ एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। बॉटनी, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड इट्स यूजेस। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। गलत नहीं है, सही है। सोशियोलॉजी मतलब होता है बिहेवियर, सोसाइटी, और सोसाइटी में एक ह्यूमन का बिहेवियर, एनिमल का बिहेवियर कैसा है। साइकोलॉजी मतलब हम कैसे अपना दिमाग लगाते हैं वहां पे और रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं या काम करते हैं, वो भी पार्ट है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब जुड़े हैं। ओके, फिर देखो सोशल साइंस क्या है ना। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। सोशल साइंस, साइंस तो आया, साइकोलॉजी भी आएगा, सोशियोलॉजी भी आएगा, बट उसमें किसका रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन सोसाइटी। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट। तो फिजिकल एनवायरमेंट में एंड सोशल एनवायरमेंट में ह्यूमन कैसे रहते हैं उनका स्टडी करने को बोला जाता है आप सोशल साइंस। सोशल साइंस इंक्लूड हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सोशल साइंस क्या क्या इंक्लूड करते हैं ना, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अभी देखो एक क्वेश्चन आया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो पूछा गया है। ठीक है, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंसेस, पॉइंट्स को अलग करके बताना है। नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी। बट सोशल साइंस में ह्यूमैनिटीज, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कल्चरल साइंस, ऊपर जो भी पॉइंट्स दिए गए थे वो भी आएंगे, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आएंगे सोशल साइंस में। ओके, तो आपको मैं डिफरेंस पूरा ही दे रही हूँ, तो डिफरेंस में आपको इजी हो जाएगा। तो जैसा देखो, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस क्या डिफरेंसेस हैं। पहले गोल में डिफरेंस देखते हैं, क्या लक्ष्य है दोनों के। नेचुरल साइंस अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ल्ड, ये आपका फिजिकल वर्ल्ड को समझता है। सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग इंटरैक्शन इन द सोसाइटी, कैसे आप सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंटरैक्शन इन सोसाइटी, ये है अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ल्ड। प्रेडिक्शन में क्या आता है ना, प्रेडिक्ट करने में कौन क्या करता है। देखो, नेचुरल साइंस प्रेडिक्शन पॉसिबल, नेचुरल साइंस में प्रेडिक्शन पॉसिबल है कि क्या हो सकता है पहले या फिर आगे के समय में क्या घट सकती है। सोशल साइंस प्रेडिक्शन पावर बहुत ही कम है, क्योंकि ये नहीं जान पाता कि अभी जो लोग बात करें एक दूसरे से अच्छे से, वो कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी क्या है ना, आपका नेचुरल साइंस फिजिकल वर्ल्ड बेस्ड है, और सोशल साइंस डिपेंड करता है सोशल इंटरैक्शन पे, मतलब मैं और आप जुड़े हुए हैं, बातचीत करें, वो सोशल इंटरैक्शन है। मैथोडोलॉजी क्या है ना, मैथोडोलॉजी इन नेचुरल साइंस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट,
ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। बट मेथोडोलॉजी अगर सोशल साइंस में देखते हैं, ये भी साइंटिफिक है, बट ये वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, सर्वे मेथड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, इस पे डिपेंड करता है। लिमिटेशंस, अगर मैं लिमिटेशंस बनाऊं तो नेचुरल साइंस में नो क्वेश्चंस ऑफ जजमेंट, कोई जजमेंट का क्वेश्चंस नहीं है, और हम इसमें क्वेश्चनएबिलिटी कर सकते हैं, मतलब एबिलिटी टू क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है ना, इट अलाउज ओनली लिमिटेड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। आपका सोशल साइंस लिमिटेड पॉइंट पे ही देखता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए ना, सोसाइटी में आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे आगे जा रहे हैं, उस बेसिस पे है। तो ये अलाउ करता है ओनली लिमिटेड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, कोई भी सिद्धांत के ऊपर साधारण ज्ञान और सीमित ज्ञान के ऊपर रहता है, और इसको वेरीफाई भी किया जाता है, वेरिफिकेशन बाय एक्सपेरिमेंट। देन देखो, मीनिंग, हिस्ट्री, नेचर, स्कोप, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज बोलो, सोशल साइंस बोलो, आंसर सेम ही रहेगा, बस वर्ड चेंज कर देना, जहां पे सोशल स्टडीज है वहां पे सोशल साइंस कर देना, अगर क्वेश्चन में जैसा आया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, हाँ हाँ, ફાસ્ટ આપણે મને સાયન્સ વિષય લીધી તાପରେ જાકે સોશિयल साइंस विषय लिखी है ना। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, मैन इज सोशल एनिमल। सोशल एनिमल बोलो, सोशल बींग बोलो, चलेगा, इट्स ओके। बींग मीन्स भी मैन है और ह्यूमन है, तो उस अकॉर्डिंग सोशल एनिमल। मैन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, ये सब तो समझाना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी इजी पार्ट दे दिया। सोसाइटी ऐसा चीज है, समाज, हम कब तक अकेले रह सकते हैं, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन, और समवन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। तो ये है सोसाइटी, की सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। नॉर्मली पूरे डे के लिए नहीं, आप काम करने के लिए भी बाहर जाते हो ना, तो काम करोगे तब तो अर्निंग आएगा ना। तो वो जो काम करने गए तो किसी पे आपने डिपेंड किया, वहां पे जाके अर्निंग के लिए काम किया, तो काम करने से पैसे मिलेंगे, तो ऑलरेडी यू आर लिंक्ड विथ अनदर पर्सन, ओके, अनदर वर्क, अनदर सोसाइटी, अनदर पर्सन। तो वहां के लोग भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको वर्कर चाहिए। हम लोग सारे वर्कर हैं, यही डिफरेंस है, कुछ का पोजीशन अलग होता है और उसी अकॉर्डिंग पैसे अलग मिलते हैं, इतना ही है। बट वी आर लिंक्ड विथ ईच अदर, इवन आफ्टर द स्मॉल इंसिडेंट और एक्सीडेंट, वी आर लिंक्ड, वी आर कनेक्टेड, हम लोग कनेक्टेड ही रहेंगे। सो सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। मैन एंड सोसाइटी डिपेंड अपॉन ईच अदर, बता चुकी है, ह्यूमन एंड सोसाइटी, मैन और सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इट हेल्प्स हाउ टू रिलेट टू वन अनदर, ये हेल्प किस लिए कर रहा है, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है, हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। देन इट हेल्प्स हाउ टू रिलेट टू वन अनदर, हो गया। द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ मैन इन द सोसाइटी कैन बी स्टडीड इन वेरियस सब्जेक्ट, मतलब लाइफ, जीवन, और उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं, जो भी सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं ह्यूमंस का, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमें देखने को मिला है सोशल साइंस का। किसमें ना, हिस्ट्री, ऐतिहासिक जो व्यवसाय थे पहले का, उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिलोसॉफी हम पढ़ चुके हैं, वहां पे हम जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स कैसे थे, कॉन्टेम्परेरी पीरियड कैसा था, प्राचीन अवस्था में, अतीत और प्राचीन कालीन व्यवस्था में शिक्षागत जो भी परिस्थिति था उसके बारे में बताया गया है वहां पे, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स के बारे में बताया गया है, कला, मतलब जो भी हमारा कलाकृति है उसके ऊपर बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया है। सिविक्स, लॉज के ऊपर बताता है कि कौन से नियम मानने हैं, मतलब हमारा क्या बोल सकते हैं, संविधान, संविधान कौन सा पॉइंट्स को अलाउ किया है, कौन सी को नहीं किया है, उस हिसाब से चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, उसके ऊपर। देन आता है जियोग्राफी, तो ये भौगोलिक अवस्थान, मतलब आप कौन से टाइप के जगह पे हो, आपके डिफरेंट जो नदी है उसके बारे में, रिवर, रिवर सिस्टम्स, ट्रिब्यूटरीज, उसके ऊपर है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के ऊपर आ रहा है, जहां पे हम इकोनॉमिक कंडीशन और पर कैपिटा एक पर्सन के पीछे कितना खर्च होता है, जीएसटी क्या है, और टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, बहुत कुछ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी बोलता है द स्टडी अबाउट सोसाइटी एंड सोसाइटी में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आते हैं।
तो सोशल स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्या करता है ना, अंडरस्टैंड एंड उसके बाद क्रिएटिंग एक्टिव रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखो, सोसाइटी में रहने के लिए पहले सोसाइटी के लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि बाय बर्थ वी आर ह्यूमन बींग, नॉट सोशल बींग। When we are trying to adjust in the society with the social rules, by adapting the social rules and by accepting the rules, regulation, laws of our constitution, and follows all the activities of the constitution, articles of the constitution, to stay in the society peacefully and interact with the other person of the society properly, then इसको बोलेंगे कि हाँ हम लोग सोशल बींग बने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो सोशल सिटीजन बनना पड़ेगा, नागरिक बनना पड़ेगा, नागरिक के नियम मानने पड़ेंगे और उसके आधार पे आगे चलना पड़ेगा। तो इट स्टडीज सोशल एक्टिविटी ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप विद इन द एनवायरमेंट। ये क्या स्टडी करता है ना, सोशल एक्टिविटी मतलब इंसानों का कैसा व्यवहार है और सोसाइटी में कैसे वो हर इंसान के साथ रहता है। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी है उसको सोसाइटी बोलो या एनवायरमेंट, इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू जॉन माइकल, सोशल स्टडीज deals with the study of man and his relationship with other man and his environment। हो गया, जॉन माइकल ने क्या बोला ना, हमें सोशल स्टडीज के माध्यम से इंसान, मनुष्य एवं उसका रिलेशन देखना है, सबके साथ उसका रिलेशन कैसा है या दूसरे लोगों के साथ, और वो कौन से एनवायरमेंट में रहता है और एनवायरमेंट के साथ उसका रिलेशन कैसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टडी क्या है ना, इट डील्स विद द सोशल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट डील्स विद द सोशल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्य। इंसान समाज में रहेगा तो समाज का काम भी करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। एक आप समाज में रह के समाज का कोई काम नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर हैंडीकैप्ड। ठीक है, यू आर ए हैंडीकैप पर्सन इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी प्रॉपरली एंड occupying the position in the society but not working for any kind of thing for this society, then you are a handicapped person, disabled person actually। it helps in the socialization of the people। socialization मतलब सामाजिक बनना, the ability to being social by adjusting in the society। सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए बच्चों को सिखाना। तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ना, सोसाइटी में तुम कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे चलोगे, कैसे नियम मानोगे, कैसे दोस्त बनाओगे, फैमिली बनाओगे या आगे चलोगे, वो सब कुछ। इट एम्फसाइजेस द अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल लाइफ। लॉज आर ह्यूमन मेड। लॉज जो बनाए गए ये इंसानों द्वारा बनाए गए, तो कभी कभी ये लॉज पॉजिटिव भी होते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं। क्यों? कभी कभी बहुत हार्मफुल भी हो जाता है ना, इस वजह से, और इसको हम अगर जरूरत पड़े तो चेंज कर सकते हैं। दैट इज अ सब्जेक्ट टू चेंज। दिस इज कंसर्न विथ लाइफ एक्सपीरियंस। ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। इट बिलीव्स इन यूनिटी ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है, यूनिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज को कैसे हम क्या करें, समाहर, दैट इज यूनाइट करें, जोड़ रहे हैं। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखो, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, सोशल साइंस ओरिजिनेटेड इन यूएसए। तो थोड़ा सा हिस्ट्री तो लिखना ही पड़ेगा कि कहाँ से ये आया, कैसा नहीं आया, सब कुछ। तो यूएसए में ये पहली बार सोशल साइंस का वर्ड 1892 में ये स्टार्ट हुआ एंड ये एक कंबाइंड स्टडी हुआ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और जिसको मिला के सोशल स्टडी बनाया गया। 1911 में क्या बोला गया ना, सोशियोलॉजी को इसका पार्ट बना दिया गया। सोशियोलॉजी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्री, पूरा पृथ्वी बोल लो, इंक्लूडिंग जितना भी यूरोपियन कंट्री है, वो रियलाइज किए ना सोशल स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है। राधा कृष्णन कमीशन, जो यूनिवर्सिटी कमीशन था, मुदालियर कमीशन था, कोठारी कमीशन था, टू रिकॉग्नाइज्ड, वो लोग भी रिकॉग्नाइज्ड किए कि हमें नीड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज। देखो, सोशल स्टडीज के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए चलाना, और ज्यादा फोकस करना किस पे, सोशल स्टडीज पे। सो नाउअडेज सोशल स्टडीज एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी। सोशल स्टडी को इंडिपेंडेंट फील्ड बना दिया गया है, उसको हम लोग प्योरली फॉर्म में पढ़ सकते हैं एट द एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल। हो गया।
अभी देखो नेचर बोला गया है, नेचर क्या है, तो याद रखना जो साइंस का नेचर था उसी को आप लिख सकते हैं। फटाफट बोल देती हूँ। Social study is the study of society. This deals with the study of man, his physical, social, political, cultural and economical environment. सबके साथ डीलिंग करेगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, होम साइंस, सोशियोलॉजी सब आता है। स्टडी ऑफ सोसाइटी मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी मीन्स सोशल प्रॉब्लम्स एंड उसके चैलेंजेस। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सेंटर्ड। ये 2 बार लिख दिया गया। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सेंटर्ड और दिस इज ह्यूमन सेंटर्ड लिख देना, रॉन्ग लिखा गया एक लाइन। इट डील्स विद स्टडी ऑफ मैन मेड इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑल्सो क्या करता है ना, मनुष्यकृत जितने भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दिस कंसेप्ट और दिस कनेक्ट आवर पास्ट टू आवर प्रेजेंट। हमारे पास्ट में क्या था और हमारा प्रेजेंट में क्या है, दोनों को जोड़ रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को जोड़ रहा है, ये आपका सोशल स्टडी। मेक बैलेंस बिटवीन सोसाइटी एंड ह्यूमन। ये बैलेंस क्रिएट करता है सोसाइटी ह्यूमन में। दिस हेल्प्स टू स्प्रेड ब्रदरहुड रिलेशनशिप इन ऑल राउंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस लीड्स टू चेंज एंड डायनेमिक इन नेचर। ये डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील है, चेंजेस भी आता है, परिवर्तन आता ही है, कोई भी रूप में ढल सकता है, ऐसा है। स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज, इट रेफर्स टू द रेंज, एक्सटेंड, आउटलुक, एप्लीकेशन, ब्रेथ एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। मतलब इसका व्यापक आकार में कैसे व्यवहार होता है, किस जगह तक हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका आउटलुक और बाहर से देखा जाए तो कैसा दिखता है, इसका रेंज क्या है और कौन सा एप्लीकेशंस यूज होते हैं, ये सब। सोशल स्टडीज इज एन इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। सोशल स्टडी में 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। द स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज इज टू एक्वायर वेरियस सोशल एक्टिविटीज। स्कोप क्या है ना, हम एक्वायर करें वेरियस सोशल एक्टिविटीज को। अभी देखो और क्या क्या है ना, द स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज इज वेरी वास्ट। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। कैसा बड़ा हो गया ना, इट डील्स विद डिफरेंट एरियाज, बहुत सारे एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन, ये कौन से रिलेशनशिप को देखते हैं ना, मैन एंड मैन मतलब मेरा और आपके साथ देख लो ऐसा। मैन एंड इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था, जैसे कोई टेम्पल, स्कूल, कॉलेज ऐसा हो सकता है, उसके साथ ह्यूमन का रिलेशन। मैन एंड अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी और मैन। और मैन एंड गुड्स मतलब जो भी चीजें हैं उसके साथ कैसे जुड़ते हैं। ठीक, अब देखो एक डिफरेंस बोला गया सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज में, बहुत बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा। सोशल साइंस इज नॉट इजी। सोशल साइंस प्रोवाइड करता है डिटेल्ड नॉलेज अबाउट पर्सपेक्टिव फील्ड, वो सोशल साइंस के रिलेटेड जो भी नॉलेज हो वो प्रोवाइड करता है। बट सोशल स्टडी कंप्लीटली सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है और जिसको हम स्कूल चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं। अगर व्यू पॉइंट्स में देखें, सोशल साइंस डील्स विद थियोरिटिकल एस्पेक्ट, सोशल स्टडी डील्स विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकली यूज होता है। डिस्टिंक्शन इन एम, क्या है उद्देश्य, सोशल साइंस आपको नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन देता है थियोरिटिकल स्टडी के थ्रू, बट आपका जो सोशल स्टडी है ये बच्चों के अंदर सिटीजनशिप कैरेक्टर को डेवलप करता है कि अच्छा नागरिक बनना है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन इन इंटीग्रेशन, देखो सोशल साइंस प्रोवाइड्स नॉलेज विद आइसोलेशन, ये सेपरेट सेपरेट पॉइंट को क्या देता है, ज्ञान देता है, मतलब सेपरेट हो के ज्ञान देता है। बट सोशल स्टडी ये बोलता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ के ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे। ठीक है। डिस्टिंक्शन इन रीडर्स, सोशल साइंस रीडर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, और उनका क्या रहता है ना, जो आपका यूनिवर्सलिटी बोल सकते हो, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा गया है तो यूनिवर्सिटी ना लिख के आप बोलना, मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है ना ये यूनिवर्सिटी लेवल और डिग्री लेवल के लिए होता है, समझ में गया ना। यूनिवर्सिटी और डिग्री एजुकेशन लिखा है क्या, आप लेवल ऑफ एजुकेशन लिख देना। सोशल स्टडीज रीडर्स आर अनलिमिटेड, मतलब इनका जो नॉलेज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, अनलिमिटेड है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रन, ये सारे स्कूल चिल्ड्रन के लिए सेम है। अब डिस्टिंक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी, ना सोशल साइंस इज कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट टू स्टडी एंड दिस इज यूजफुल फॉर हायर क्लासेस। याद रखना हायर क्लासेस में सोशल साइंस हम पढ़ रहे थे और सोशल स्टडी जो बचपन में हम लोग 1 क्लास से ही शुरू करते हैं ना, वो सोशल स्टडी है, इजी होता है, सिंप्लीफाइड होता है। डिस्टिंक्शन इन स्कोप,
द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वेरी लिमिटेड बट स्कोप ऑफ सोशल स्टडी इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स सब है। तो वो सब जितना बड़े होते जाते हैं हम लोग, वो डिवाइड हो जाता है ना, तो अनलिमिटेड नॉलेज देगा। डिस्टिंक्शन इन यूटिलिटी, ना बोथ हैव सोशल यूटिलिटी, सोसाइटी में यूज हो सकता है। वन इन नॉलेज, एक नॉलेज में यूज होगा, एक एप्लीकेशन में यूज होगा। इसको डिफरेंस फिर दिखाया गया कि सोशल साइंस एडल्ट अप्रोच है, सोशल स्टडी चाइल्ड सेंटर्ड है। सोशल साइंस थ्योरी पार्ट है ह्यूमन और उसके रिलेशन को लेके, बट सोशल स्टडीज प्रैक्टिकल है ह्यूमन अफेयर्स को लेके। ये जो आपका सोशल साइंस होता है ये नॉलेज देता है, जहां पे भी साइंस लिखा वो नॉलेज ही देगा। और यहाँ पे वो फंक्शन करता है कि फंक्शनल पार्ट ऑफ द नॉलेज, अगर नॉलेज बनाने के लिए कुछ चाहिए तो सोशल स्टडी चाहिए। सोशल यूटिलिटी इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सबसे बड़ा अगर यूटिलिटी क्या है, हम यूज कर पा रहे हैं इसको डे टू डे लाइफ में। और इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी इज द प्राइमरी यूटिलिटी, यहाँ पे जो सोशल स्टडीज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो प्राइमरी बेस पे यूज होता है। अब देखो सोशल स्टडीज एंड हिस्ट्री, मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे में आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद। हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज विथ कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट। ये आई थिंक मुझे जितना लग रहा है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हिस्ट्री और सोशल स्टडीज में क्या कनेक्शन है वो बोल रहा है। द किंग, द टाइम, हिज वर्क एंड वर्क, ये सब मेंशन होता है हिस्ट्री में। द लर्नर विल अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन, हिस्ट्री में हम लोग पहले क्या घट चुका है और अभी कितना घट रहा है, क्या हो रहा है, या फिर इसका कनेक्शन पहले से कहाँ से जुड़ा हुआ है, रूटेड कहाँ से, वो देखते हैं। देखो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या बोलता है, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द डिफरेंट रीजन, बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंडीशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये सब के ऊपर है। मतलब हम फिजिकल सराउंडिंग के ऊपर बात करते हैं कि कैसा इसका सराउंडिंग है, कैसे इसके फंक्शन है, उसके ऊपर। फिर देखो सोशल स्टडीज एंड सिविक्स, सिविक्स में क्या पढ़ते हैं, राइट्स, ड्यूटीज, ये सब है ना, गवर्नमेंट, स्टेट, प्रिंसिपल और उसके प्रॉब्लम्स। सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स टीचेस अबाउट डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, यूटिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब, क्योंकि इकोनॉमिक्स बोला है। देन इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली हम स्टेबल रहेंगे फ्यूचर में या नहीं, इसके ऊपर है। अभी देखो सोशल साइंस का जितने भी सब्जेक्ट है एक डायग्राम कर दिया, ऐसा एक डायग्राम कर देना, ठीक है, लिंक्ड अप करके। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा दिया था आप लोगों को अलग अलग करके, फिर भी कर देते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सब कोई पढ़ चुके हैं तो नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं सारे बच्चे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। एनसीएफ पूरा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। एनपी 1986 भी पढ़ा चुकी हूँ फिलोसॉफी पार्ट में। सो इतना पोर्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड, इतना पोर्शन प्लस एपीएससीएफ है, जितना है देखते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क सबको एक साथ पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। कुरुक्षेत्र बच्चों को नहीं चाहिए तो मैं एक ट्रिक भी दे सकती हूँ, जिन बच्चों को एनसीए पढ़ाया था वो क्या करेंगे ना, ये नेशनल है, ठीक है, एन मतलब नेशनल वर्ड को वहां से निकाल देना और आंध्र प्रदेश लगा देना, आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। जितने पॉइंट्स से सब पॉइंट्स हो जाएंगे, बस वहां पे एनसीएफ की जगह पे एपीएससीएफ लिख सकते हो, ये भी दे दिया, कोई क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। चलो, व्हाट इज एम, क्या होता है एम, एम मतलब होता है गोल्स और लक्ष्य। द एजुकेशन कमीशन 1964 होगा रे, 64, ये डिक्टेट करो और करेक्ट नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाता है। 1964 टू 66 कौन सा कमीशन है बताना, व्हिच कमीशन, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कोठारी कमीशन, मतलब इंडियन एजुकेशन कमीशन, हाँ, वेरी गुड। द इंडियन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, करेक्ट करना, गलत मत लिखना, 1964 टू 66 आउटलाइन द रोल ऑफ सोशल स्टडीज, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, रोल्स के बारे में बताता है। द एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम इज नेसेसरी, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसका एम क्या होगा, क्यों नेसेसरी है, जीवन के लिए क्या इसका उद्देश्य है, एबिलिटी है, वो सब।
वी कैन नॉट प्रोसीड आवर लाइफ विदाउट एन एम। हमारे लाइफ में बिना लक्ष्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते। टू अचीव सक्सेसफुल इन एन एक्टिविटी, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते कोई भी काम में, आपका एम क्लियरली मेंशन होना चाहिए और वो जरूरी भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? और ये पता है, ये सिर्फ सोशल साइंस में नहीं, आप वर्ड बस अपना सब्जेक्ट का लिख देना ऐसा, और ये आंसर जो है ये सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिकल साइंस कोई भी पेपर के लिए चल जाएगा। ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट अपना, ठीक है। तो इज टू डेवलप द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी। हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो अल्टीमेटली हम सोसाइटी को ही सर्व करते हैं। जैसे कि मैं अगर अच्छा काम की और किसी दिन मैं बहुत बड़ी टीचर बन गई, तो ऑब्वियस है कि मैं लाखों बच्चों को पढ़ाऊंगी और इससे सोसाइटी का ही बेनिफिट होगा। ठीक है। तो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी को, एक्सप्लोर करते हैं, पहचानने को ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट को। यही सब है। अभी इन दोनों में डिफरेंस बोला गया। अच्छा, एम आपका स्पेसिफिक होगा या ऑब्जेक्टिव्स आपका स्पेसिफिक होगा, बताना। नहीं, ऑब्जेक्टिव्स है। कैसे बताओ? अच्छा, एम जब आप कर रहे हो तो एम के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स पता है क्या आपको पहले से? आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पता है कैसे आपको एम मिल जाएगा? आप कंफर्म हो क्या? सुनो, एम आपके स्पेसिफिक गोल अगर बोला गया तो एम है, बट मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक पॉइंट क्या है। तो स्पेसिफिक पॉइंट अगर बोला गया तो वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। स्पेसिफिक गोल्स के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, याद रखना। तो एम इज अल्टीमेट गोल, आपके जीवन का जो अनिवार्य पॉइंट पे होता है ना कि ये जरूरी है, तो वो पॉइंट पे इंडिविजुअल और ग्रुप में आपके एम्स हो सकते हैं, बट एम्स के लिए करे जाने वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिक होता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, एम्स क्या होते हैं? जेनरल होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है। आप बोलोगे कि एम स्पेसिफिक है, नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एम को पाने के लिए हम बहुत सारे रास्ता को बदल लेते हैं। कभी कभी इस एक रास्ते से नहीं होता तो दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेसिफिक पॉइंट पे करता है, बट एम आपका जनरल पॉइंट पे होता है। ये लॉन्ग टर्म है, ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट टर्म है। फिर क्या है? आपका एम पर्पस ओरिएंटेड होता है, कोई काम को करना ही है, उसी काम के बेसिस पे हम पूरा तैयारी कर रहे हैं, तो वो पर्पस हो गया। बट आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। एक स्टेप में कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स मैं उस पॉइंट पे जीत गया, मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा, उसमें भी जीत गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। ऐसे करते हुए लास्ट में हम गोल तक पहुंचते हैं। सो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट ओरिएंटेड है, कुछ पाने का इच्छा। आपका जो एम है कैंट बी मेजर, इसको हम मेजरिंग नहीं कर सकते। सोचो, अगर एम आपका स्पेसिफिक पॉइंट पे जाता तो उसको मेजर कर लेते ना, मेजरमेंट हो पाता। तो एम आपका स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं, जनरल पॉइंट पे जाता है। टाइम बाउंड और कांट बी मेजर कौन है? सॉरी, कैन बी मेजर। तो अगर हम मेजरमेंट कर सकते हैं और टाइम बाउंड भी होता है, कम समय में हम मेजर कर सकते हैं, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। देखो, एम आपका ब्रॉड होता है, बड़ा। ऑब्जेक्टिव्स आपका नैरोअर होता है, छोटा। एम आपका बियॉन्ड द स्कूल, राउंड। मतलब देखो, स्कूल के बाहर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट आपका जो स्पेसिफिक पॉइंट पे है ना, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज नॉट स्कूल बाउंड। ये स्कूल बाउंड होगा, स्कूल बाउंड। ये स्कूल बाउंड से बाहर होता है, ये स्कूल बाउंड होता है, जो भी सीखते हो स्कूल के अंदर। ठीक है। अभी देखो, ऐसा डायग्राम बना देना। पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है? छोटा छोटा गोल भी बन सकता है ना। एम को हम गोल बन बोलते हैं, बट कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट्स को भी गोल बोल सकते हैं, तो उस बेसिस पे गोल अंदर आ गया, जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल, ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल लेवल, एम्स आपका नेशनल लेवल। ऐसा तीन आपको डायग्राम दे दिया गया। ठीक है। फिर क्या आया ना, ऑब्जेक्टिव्स हैव टू स्टेम फ्रॉम द एम। देखो, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से निकले हैं ना, एम से निकले हैं। द गोल्स आर ब्रेक डाउन। अगर मैं सारे गोल्स को छोटा छोटा टुकड़े में डिवाइड कर दूं और तोड़ दूं तो हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। अभी देखो, जनरल एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, आप चाहो तो टीचिंग इंग्लिश लिख लो आपके सब्जेक्ट, बाकी पॉइंट सेम रहेगा। एक्वान एक्विटेंस, एक्विटेंस विद द पास्ट प्रेजेंट, मतलब ये कनेक्ट करता है पास्ट प्रेजेंट को।
एप्रिशिएटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये कल्चरल हेरिटेज मतलब हमारा धरोहर को कैसे रखा गया है, कैसे रखते हैं, उसको अप्रिशिएट करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसेस, लोगों के अंदर सोशल जो कॉम्पिटिशन्स है, मतलब कुछ करने का इच्छा है, कॉम्पिटेंसेस है, उसको डेवलप करता है। प्रिपेयरिंग एन एनलाइटेड सिटीजन, हमें अच्छा नागरिक बनाता है, जागरूक नागरिक। ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। यूजिंग लेजर टाइम प्रॉपरली, हम अपना टाइम का व्यवहार करते हैं, खाली समय का। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम प्रमोट करते हैं। डेवलपिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक दूसरे जैसे हैं, उसको फील करवाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना? प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस, ये लोगों के अंदर सोशल अवेयरनेस क्रिएट करता है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज, इसके थ्रू हम लोग अपना एटीट्यूड और वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स जिसके थ्रू हम और भी कुछ लिख सकते हैं कि लर्नर को ये स्किल प्रोवाइड करता है। लर्नर को हम सोशल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने के लिए मेंशन किए थे, तो दैट इज द सोशल एक्सप्रेशन टू द लर्नर, ये भी हो गया। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पहले पढ़ चुके हो, पढ़ा चुकी हूँ, रिपीटेडली याद रखना, 2-3 नोट्स दे चुकी हूँ। अब देखो, एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस क्या क्या है ना? लर्निंग आउटकम ना, इंपोर्टिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। इंपोर्टिंग मतलब भेजना, ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह को भेजना, एनवायरमेंट में ही समझ के भेजना, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। तो मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड दिस एनवायरमेंट, पहले तो बच्चों को इतना काबिल बनाओ कि वो अंडरस्टैंड कर सके एनवायरमेंट को। टू एनेबल हिम टू एडजस्ट बेटर विथ हिज सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट, बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बेटरली उसके सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। एनेबल द चाइल्ड अंडरस्टैंड सोशल कॉन्सेप्ट, बच्चों को वो बोल रहे कि सोशल कंसेप्ट को समझो, लाइक फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, नेशन एटसेट्रा। एनेबलिंग द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड हिम, बच्चे को बोल रहा है कि अपनी सराउंडिंग में जो वर्ल्ड है उसको समझो। एनेबलिंग द चाइल्ड डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ सोशल चेंज, देखो बच्चों को डेवलप कर रहा है कि सोशल चेंज करो, उसको अप्रिशिएट करो। एक्वायरिंग द चाइल्ड विद सोशल इंस्टीट्यूशन, बच्चों को संस्थाओं के साथ जुड़ाओ, कैसा है सोशल सामाजिक संस्थाएं, उसके साथ। हेल्पिंग द चाइल्ड लर्न अबाउट वोकेशनल एक्टिविटीज, बच्चों को वोकेशनल एक्टिविटीज के बारे में बताओ, अपॉर्चुनिटीज दे दो। इनकलकेटिंग डिजायरेबल एटीट्यूड, तो क्या क्या है ना? डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ पेट्रियटिज्म, बच्चों के अंदर देश प्रेम, देशभक्ति, देश प्रेम का भावना आना चाहिए। कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहायता करना, टॉलरेट करना, नॉन वायलेंस, अहिंसा, फ्रेंडशिप, दोस्ती, इमोशनल मैच्योरिटी होना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर एंड प्रैक्टिस टू एक्सेप्ट अदर्स ओपिनियन and developing attitude to act in accordance with the democratic principle। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब होता है आप नागरिक हैं, नागरिक के वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं। गिविंग ट्रेनिंग इन डिजायरेबल पैटर्न ऑफ कंडक्ट, देखो लोगों को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, बच्चों को भी, स्पेशली कैसे आप कोऑपरेट करेंगे, करेज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, टॉलरेट करेंगे, ऐसा। द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर एंड टू मेक दिस ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो अदर व्यू पॉइंट से क्या समझेंगे, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एंड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है। फिर देखो इनिशिएटिंग एंड इम्प्रूविंग बेसिक स्किल्स, तो ये बेसिक सोशल स्किल्स लाइक पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ, इसको इंपॉर्टेंस देता है। सेंस ऑफ टाइम, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब कैपेसिटी डेवलप करवाता है। देखो एकेडमिक स्टैंडर्ड में क्या बोला गया ना, एनईपी 1986, टाइम ऑफ पीएम हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी फर्स्ट एनईपी, फिर पीएमसी राजीव गांधी सेकंड एनईपी आया, मतलब 1986 आया आपका सेकंड वाला है, तो वो पीएम श्री राजीव गांधी। ओके, कंसेप्ट में और क्या जाते हैं ना, एकेडमिक स्टैंडर्ड में बच्चों का क्या क्या डेवलप करते हैं एक क्लासरूम में पढ़ाते हुए ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विषय के ऊपर ज्ञान बढ़ता है। बच्चों को टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब करना रहता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पहले इंफॉर्मेशन को हम गैदर करेंगे एंड प्रोसेस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्टेम्प्रेरी इशू, जो इशू चला आ रहा है और उस पर क्वेश्चनिंग करके आगे जाएंगे। मैपिंग स्किल डेवलप करेंगे, मैप आउट करना। एप्रिसिएशन ऑन सेंसिटिविटी और सेंसिटिबल पॉइंट्स को लेके चलना, तो उसी का डायग्राम्स को हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया है। इट्स ओके,
प्रोजेक्ट, डिस्कशन, रोल पे एक्टिविटीज, तो मैम उल्टा नहीं होगा, तो अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस, एक्टिविटीज, रोल प्ले, डिस्कशन, प्रोजेक्ट। उसके ऊपर था अगर अंडरस्टैंडिंग है तो रीजन, क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन। टॉपिक हुआ तो स्टेटमेंट, कीवर्ड्स, की कंसेप्ट। तो ये पॉइंट है। अब रिकमेंडेशंस पहले पढ़ा चुकी हूँ तो इसको डायरेक्टली आप रीड कर देना, आपका हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली पढ़ लेना। एपीएससीएफ पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए वैल्यूज पढ़ो। वैल्यूज में क्या है ना, देयर आर मेनी वैल्यूज, सोशल वैल्यू, इंफॉर्मेटिव वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, मोरल वैल्यू, ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन, नेशनलिस्टिक वैल्यू, इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यू और एटीट्यूड। सोशल वैल्यू क्या है ना, सोशल स्टडी आपको सोशलाइज कराता है बच्चे को कि वो सामाजिक हो जाए, समाज में जाए, बातचीत करे, खेले धुले, जो भी उसका परिचय है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, जो भी करना है कर लो। ठीक है, सब कुछ करना सिखाता है आपका सोशल स्टडी। द चाइल्ड लर्न टू एडजस्ट इन द सोशल लाइफ। बच्चे यहाँ पे एडजस्ट करना सीख रहे हैं कि कैसे एडजस्ट करें। इंफॉर्मेटिव वैल्यूज, सोशल स्टडीज इज द हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूज। सोशल स्टडी क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए और वैल्यूज को सीखने के लिए घर है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है ऑन डिसिप्लिन, लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में ये आइडिया देता है। ठीक है, कल्चरल वैल्यू क्या है ना, सोशल स्टडी एक्सप्लेन करता है अबाउट एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, कौन सा चीज प्रेजेंट है, रिलीजियन, धर्म क्या है, डिफरेंट कल्चर क्या है, डिफरेंट सेटिंग्स क्या है, सबके बारे में। वोकेशनल वैल्यू ये आपको अर्निंग देता है, मतलब जैसे वेबर, तो दैट इज कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, मतलब जूता पॉलिश, जूता बनाना, वो सब कुछ मेंशन होता है, मतलब हर एक टाइप का सब्जेक्ट। देन मोरल वैल्यूज भी जाएंगे। सो यहाँ पे देखो, मोरल वैल्यूज में क्या है, द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस डेवलप, वो क्या सिखाता है, अनसेल्फिशनेस, आप कभी सेल्फिश मत बन जाओ। करेज, थोड़ा मतलब ताकत या फिर उतना जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का। पेट्रियटिज्म मतलब दैट इज देशात्म प्रेम और देश के लिए प्यार। अप्रिशिएटिंग नेचर, नेचर को अप्रिशिएट करना। ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन, मिलजुल के काम करना ब्रदरहुड रिलेशनशिप के साथ। नेशनलिस्टिक वैल्यू मतलब नेशनलिज्म, नेशन के लिए, ओबीडियंस, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशंस को मानना। इंटरनेशनल पॉइंट पे वसुधैव कुटुंबकम याद रखना, वर्ल्ड में अगर पीस मेंटेन रखना है इसी को फॉलो करना पड़ेगा, सारे लोग एक साथ आ जाओ, ठीक है, मिल जाओ, उससे हमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा। इंटेलेक्चुअल वैल्यू, तो मैन्स ब्रेन ऑलवेज गोज इन सर्च ऑफ समथिंग, इंसान का जो दिमाग है वो ऑलवेज कुछ ना कुछ सर्च करता है, कभी अवेयरनेस, कभी टॉलरेंस, कभी एडजस्टमेंट, इसके ऊपर। साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत सारा साइंटिफिक स्किल्स भी सिखाता है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग। तो ये आपका 2 यूनिट कंप्लीट हुआ। इसके बाद है थर्ड यूनिट में अप्रोचेस, मेथड्स, स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मीनिंग, नीड, सिग्निफिकेंस ऑफ अप्रोचेस, मेथड्स, स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स। फिर आया टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। देखो लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, सोर्स मेथड, सुपरवाइजरी मेथड। तो ऑलमोस्ट ये सब पढ़ चुके हो। मेथड्स के वीडियोस मैं दे चुकी हूँ। पेडागोजिकल मेथड्स, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव डिडक्टिव, ठीक है, डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाइगोट्स्की का है, नहीं भी करते इट्स ओके, ठीक है, और कुछ कुछ है। तो ठीक है, इनमें से कुछ कुछ जो डाउट आ रहा है उसको हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट वाला स्टार्ट। देखो कंसेप्ट ऑफ, पहला तो टीचिंग क्या है और उसमें क्या फॉलो करते हैं, टीचिंग के पॉइंट्स आ गए। अच्छा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, तो दैट इज अ मीनिंग, नीड, ओके। यहाँ पे ना क्वेश्चन टीचिंग सोशल साइंस है ना, तो उसके बेसिस पे टीचिंग क्या है बता रहा है। तो टीचिंग का इंफॉर्मेशन, नीड, सिग्निफिकेंस, मेथड, ये 2 पेज मैं पढ़ा देती हूँ। 3.1 का पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, कल फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो पहले, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है ना, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म टीचिंग, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते। टीचिंग में बहुत सारी चीज होते हैं। द बिहेवियर इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, पूरा बिहेवियर भी इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा डायमेंशन है, पार्ट्स हैं। तो हम डिफाइन करते हैं
टीचिंग क्या है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये कोई भी बच्चे का बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है। स्टूडेंट के नॉलेज को हम प्रोवाइड करिए, स्टूडेंट के नॉलेज अगर छोटा था उसको हम और ज़्यादा नॉलेज दे के मॉडिफाई कर सकते हैं। डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बच्चों के साथ हम जुड़ जाते हैं। एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस, ये एक इंटरेक्शन के बेसिस पे होता है। मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन को हमारे हिसाब से हम तैयार करके भी दे सकते हैं, मैनिपुलेट करके। गिविंग लेक्चर ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक, एक एक टॉपिक के ऊपर हम लेक्चर दे सकते हैं। मॉरिसन ने क्या बोला ना, टीचिंग इज एन इंटीमेट, क्या बोला, टीचिंग इज एन इंटीमेट कनेक्शन होगा, कॉन्टैक्ट बोल सकते हो, बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर पर्सनालिटी। देखो, हमको इस सब्जेक्ट का नॉलेज अभी के लिए पेडागोजी बेस में थोड़ा आपसे ज़्यादा है, तो हम हो गए मोर मैच्योर पर्सनालिटी, आप हो गए लेस मैच्योर पर्सनालिटी। तो हम लोग एक्सचेंज करें, मतलब मैं आपको इसके जो भी विषय है उसके ऊपर आइडिया दे रही हूँ। हु इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन। स्मिथ ने क्या बोला ना, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। इसमें बहुत सारे सिस्टम ऑफ एक्शंस हैं, जैसे कि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू वो लर्निंग पॉसिबल कर रहे हैं। इंटरपर्सनल मतलब हो गया इन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस में 3 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट। टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब डिपेंडेंट नहीं होता। स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और बीच में जो एक मीडिया बन के काम कर रहा है टीचर, जिसके माध्यम से पढ़ाते हैं, वो है कंटेंट, इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब देखो मीनिंग ऑफ द टर्म मेथड एंड अप्रोच। द वर्ड मेथड, ये लैटिन में इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड से आया है, और इसका मतलब होता है मोड और वेज, माध्यम, कौन से माध्यम में या कौन से रास्ते से क्या गया। टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल, मेथड एक स्टाइल होता है जिसके माध्यम से हम कंटेंट को क्लासरूम में बताते हैं। इसका नीड क्या है ना, वर्किंग आउट ए बेटर टीचिंग स्ट्रैटेजी, हम और भी अच्छा काम कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे टीचिंग स्ट्रैटेजी को निकालें। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमें इंश्योर करना है, फिक्स करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये कॉन्क्रीट पॉइंट से एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट तक जाता है। प्रोवाइड नॉलेज एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब आप अपना ज्ञान को और बढ़ा सकते हो, ज्ञान बढ़ाते हैं इससे। क्रिएटिव इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्पिरिट, ये सब डेवलप होता है, ये आपके अंदर क्रिएट करता है नया नया चीज़ को, इंटरेस्ट बढ़ाता है, एटीट्यूड डेवलप होता है, स्पिरिट भी, दैट लाइक टीम स्पिरिट बोलते हैं ना, एक साथ काम करने का। नीड फॉर राइट मेथड, मेथड क्यों चाहिए होता है, सही मेथड। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इवन द बेस्ट करिकुलम, अगर अच्छा करिकुलम है, अच्छा सिलेबस भी है, फिर भी मेथड अच्छा नहीं है, तो आपका जो कंसेप्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, यूजलेस, डेड हो जाएगा, अनलेस क्विक इनटू लाइफ बाय द राइट मेथड ऑफ टीचिंग। अगर जब तक मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है और अच्छे टीचर नहीं है। नीड क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज का। अच्छा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज मतलब पढ़ाने का टेक्निक अगर रहे, दे मेक द टीचिंग मेथड्स ईजियर, वो अच्छा मेथड से पढ़ाएंगे और ईजी बना देंगे टीचिंग मेथड को। टू मेक द कॉम्प्लिकेटेड थिंग ईजियर, जितने कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट रहेंगे उसको भी ईजी बना देंगे। टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, टीचर एंड लर्नर के अंदर गैप को कम कर देंगे। टू रीच द डिजायर्ड गोल, अपने डिजायर्ड गोल और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव जो छोटे छोटे संक्षिप्त पॉइंट्स होते हैं उस तक पहुंचेंगे। तो ये हो गया नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ से इसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, जो जो चीज़ें नहीं पढ़ाई हूँ उसको ही मैं रिपीट करूँगी, क्योंकि मेथड का पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, सारे मेथड्स हैं, तो मैं फटाफट कल इसको देने वाली हूँ, इतना स्लो प्रोसेस में तो नहीं जा पाऊँगी, थोड़ा जल्दी जाएंगे तो ये कल कंप्लीट कर पाएंगे, जितना भी है ट्राई किया जाएगा। ठीक है, ये मेथड्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो फटाफट फटाफट से बताऊंगी और जाएंगे, ताकि इस यूनिट के बाद क्या है वो देखो। इस यूनिट के बाद, रुक जाओ, इस यूनिट के बाद माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो स्केल, यूनिट प्लान, ईयर प्लान, लेसन प्लान पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोगों को लेसन प्लान सेपरेटली पढ़ा चुकी हूँ, तो उसके बाद लास्ट यूनिट रहेगा।
देखते हैं कल कितना हो पाता है। सो आज थोड़ा सा